नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग राजी खुशी होंगे। राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं हम लोग, और राजस्थान जीके के इस वीडियो में आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो होगी राजस्थान के अभिलेखों से संबंधित। ये सीरीज किससे संबंधित होगी? राजस्थान के अभिलेखों से संबंधित। अभिलेख कहो, राजस्थान के शिलालेख कहो, या इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। इस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे? इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान या राजस्थान के अभिलेख पढ़ेंगे। राजस्थान के अभिलेख पढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अभिलेख कहते किसको हैं। अभिलेख का मतलब ये होता है कि जब पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे, उन्होंने अपने शासनकाल में जो कोई भी कार्य किए, या उनके शासनकाल के समय आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो स्थितियां थी वो कैसी थी, उन सभी के बारे में जानकारियां वो एक बड़े पत्थरों पर, बड़े बड़े शिलाओं पर लिखवा दिया करते थे। तो वही बड़े बड़े पत्थर, वही बड़े बड़े शिलाएं जिन पर ये जानकारियां लिखी हुई मिलती हैं, वो क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख के चलते फिरते उदाहरण आजकल आपको खूब मिल जाएंगे, जो अपने होते हैं खूब सारे। ऐसे यूँ कहा जाए तो रोड साइड रोमियो जिसको अपन कहते हैं, आशिक जिनको अपन कहते हैं, वो लिखवा देते हैं बड़े बड़े पत्थरों पर घूमते फिरते, आई लव यू जानून, मिस यून। तो ये भी क्या है? एक प्रकार के अभिलेख हैं, लेकिन अपने वाले अभिलेख थोड़े से अलग हैं। तो अभिलेख मतलब क्या होता है कि भाई पत्थरों पर या शिलाओं पर लिखा हुआ लेख, जिसके अंतर्गत हमको उस समय के शासक, उस समय शासन जो था उसकी आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती रहे, वो सब क्या है? अभिलेख हैं। आज हम जो अभिलेख पढ़ेंगे वो अभिलेख है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। वो कौन सा अभिलेख है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो आज अपन पढ़ना शुरू करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब इसमें ये जो शब्द है प्रशस्ति, इस प्रशस्ति के बारे में मतलब है कि भाई इस लेख के अंदर, इस अभिलेख के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ तारीखें ही लिखी गई हैं। मतलब प्रशंसा की गई है कि इस राजा ने ये करवाया है, इस राजा ने ये काम किया है, इसने ये अच्छा वाला काम किया है, प्रशंसा की गई है, तो वो प्रशस्ति कहलाती है। आज अपन पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखो दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पढ़ने के पीछे भी खूब सारे से कारण हैं। आज ये जब भी मैं पढ़ता हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ, तब खूब बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर कीर्ति स्तंभ एक है या दो है, क्या है? अगर दो है तो कौन से कीर्ति स्तंभ के सामने जो है प्रशस्ति लगी हुई है? तो आज पहले तो ये बताया जाएगा कीर्ति स्तंभ कितने हैं, उसके बाद बताया जाएगा किसके सामने जो है ये प्रशस्ति लगी हुई है और किसने बनवाया है, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते अपन कीर्ति स्तंभ को। तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का किला अगर देखा हो कभी, तो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर दो स्तंभ हैं। दो क्या हैं? स्तंभ हैं। एक स्तंभ है जो 9 मंजिला है, 9 मंजिला, जिसकी ऊंचाई लगभग 122 फीट है, चौड़ाई है 30 फीट। ठीक है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको कुंभा द्वारा बनाया गया था। मेवाड़ के शासक रहे थे राणा कुंभा, इसके द्वारा बनवाया गया था। इस स्तंभ को अपन कहते हैं विजय स्तंभ। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध की विजय की याद में कुंभा ने एक 9 मंजिला इमारत बनाई थी, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 122 फीट, चौड़ाई थी 30 फीट। भगवान विष्णु को समर्पित है, और इसमें खूब सारी सी मूर्तियां लगी हुई है। तो इसको जो है मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है तो इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है, इसको गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, और इसी को अपन क्या कहते हैं? विजय स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 इसके अन्य नाम थे। ये एक कीर्ति स्तंभ है, और एक इसी से थोड़ा सा दूर स्थित है, इससे थोड़ा सा दूर एक कीर्ति स्तंभ और है, जिसकी 7 मंजिलें हैं। कितनी मंजिल? 7 मंजिला इमारत है ये, 7 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई लगभग कोई 70-75 फीट के आसपास बताई जाती है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था, 12वीं सदी में किया गया था। 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। जैन व्यापारी रहे थे जिसका नाम था जीजा शाह वगेरवाल, जीजा शाह वगेरवाल, उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। वो विष्णु भगवान को समर्पित है, और ये जैनों के आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। आदिनाथ ऋषभ देव को क्या है? समर्पित है। तो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर 2 कीर्ति स्तंभ हैं। क्या है? 2 कीर्ति स्तंभ है। एक कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया है, जिसका वास्तविक नाम विजय स्तंभ है, और उसके अन्य नामों में हम पढ़ते हैं कीर्ति स्तंभ, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, जिसकी 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचाई है, 30 फीट
चौड़ाई है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, एक उसी चित्तौड़गढ़ में के दुर्ग के अंदर थोड़ा सा दूर एक 7 मंजिला इमारत और है, जिसको 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। जीजाशाह बघेरवाल, ये कौन थे? जैन व्यापारी थे। जीजाशाह बघेरवाल जैन व्यापारी थे, इन्होंने बनाया था, जो कि जैन के आदिनाथ जो हुए थे ऋषभदेव, उनको समर्पित है। तो ये आपके 2 अलग अलग कीर्ति स्तंभ है जो कि जैन आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर ही स्थित हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति राणा कुंभा के द्वारा जो बनाया गया कीर्ति स्तंभ है उससे संबंधित है। तो अपना इससे आज कोई लेना देना नहीं है, इसका आपको इतना ही याद रखना है कि वे 7 मंजिला इमारत है, 12वीं शताब्दी में बनवाई गई थी, जीजाशाह बघेरवाल ने बनाया था और आदिनाथ को ये क्या है? समर्पित है। अपन आज पढ़ेंगे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि राणा कुंभा के द्वारा बनाए गए कीर्ति स्तंभ से संबंधित है। तो बात करते हैं अपन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरी जानकारी से आप डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं अपन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। गुहिल वंश में एक राजा हुए थे, महान राजा, जिनको मैं कह सकता हूं राणा कुंभा। मुझे तो मतलब यूँ अपना अगर मैं पर्सनल ओपिनियन दूं तो राणा कुंभा से बढ़कर भारतीय इतिहास में कोई राजा नहीं लगता, कि बस इन राजा के आगे सारे राजा क्या हैं, यूँ फेल से ही लगते हैं। कि जिस जिस क्षेत्र में राणा कुंभा ने काम किया, हर एक क्षेत्र में संपूर्णता के साथ, श्रेष्ठता के साथ, उत्कृष्टता के साथ इन्होंने काम किया, निपुणता के साथ एकदम काम किया। आप देखो राणा कुंभा ने अनेक युद्ध लड़े, विजय प्राप्त करी। आप पढ़ते हो कि भाई राणा कुंभा ने जो है अनेक स्थापत्य कला के काम, स्थापत्य कार्य के जो है कार्य करवाए, किले बनवाए। हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ में 84 में से 32 किले तो राणा कुंभा ने बनवाए थे। हम पढ़ते हैं कि राणा कुंभा ने अनेक मंदिर बनवाए थे। हम पढ़ते हैं राणा कुंभा ने खुद ने भी मंदिर बनवाए, उसके साथ लोगों को जमीन में दान देकर और मंदिर वहाँ पे भी बनवाए। ये तो थे उनके काम कि भाई मंदिर बनवाए, युद्ध लड़े तो युद्ध जीते। उसके साथ के साथ इन्होंने खूब सारी किताबें लिखी। तो मतलब एक इकलौता आदमी जो मतलब यूँ चारों ओर से हर एक काम को उत्कृष्टता के साथ करता है, ऐसे महान राजा मैंने आज तक भारत के इतिहास में नहीं देखे जो राणा कुंभा की बराबरी किसी भी हिसाब से कर सके। आप खुद ही सोच कर देखिए कि भाई एक आदमी इतने सारे काम इतने शानदार तरीके से करता हुआ शायद ही आपको कहीं नजर आएंगे। ये सुनने में एक बात हो रही थी कि भाई आज़ादी के बाद जो है एक कमेटी बैठी थी और कमेटी ने ये जांच करने की कोशिश करी थी कि एक इकलौता आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अपन नहीं कर सकते तो लोग कोई दूसरा नहीं कर सकता। राणा कुंभा में ये सारी क्षमताएं थी तो इन्होंने वो सारे काम किए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। तो राणा कुंभा जो है भारत के इतिहास के महानतम शासकों में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम मेरे हिसाब से आना चाहिए तो वो राणा कुंभा का होना चाहिए। ठीक है, तो राणा कुंभा ने जो है 1437 के अंदर 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध लड़ा था। किसके खिलाफ लड़ा था? तो मालवा के राजा थे महमूद खिलजी। मालवा के राजा थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी उनको इस युद्ध में हराया और इस युद्ध की विजय की याद में राणा कुंभा ने एक स्तंभ बनवाया था जिसका नाम रखा गया था विजय स्तंभ। इसी को आप कह लो कीर्ति स्तंभ। इसी के आप मैंने अनेक नाम बताए थे, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, ये सब क्या थे? इसी के नाम थे। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो इस विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ पर लगी हुई है। ठीक है, बनाया किसने था कीर्ति स्तंभ को? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। तो प्रशस्ति भी कौन लगवाएगा? राणा कुंभा लगवाएंगे। किस युद्ध की याद में लगवाएंगे? तो 1437 में एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। किसके खिलाफ लड़ा था? तो मालवा के राजा थे महमूद खिलजी, उनको हराया और इस युद्ध की याद में क्या बनवाया था? अपने कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो ये तो था कीर्ति स्तंभ के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में कि भाई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या कहती है वास्तविकता में। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की सबसे पहले तो तारीख कि भाई कब इसको लगवाया गया था, कब लिखा गया था, इस पर इसका निर्माण कब हुआ था। तो सबसे पहले इसकी तारीख ईस्वी सन के हिसाब से इसकी डेट निकल कर आती है 3 दिसंबर 1460। और अगर अपने यूँ विक्रमी संवत वाला कैलेंडर देखें तो विक्रमी संवत वाला जो कैलेंडर है, विक्रमी संवत वाले कैलेंडर के हिसाब से 1517
अपना जो विक्रमी संवत वाला कैलेंडर होता है वो ईस्वी सन से 57 साल आगे होता है, कितना 57 ईयर आगे चलता है। तो आप इसमें 57 ऐड करोगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक आंसर क्या मिलेगा, 1517 मिलेगा। तो 1517 के अंदर, ठीक है, और महीना कौन सा था, अपने जो होते हैं चैत बैसाख जेठ अषाढ़, उसमें एक महीना आता है मार्गशीर्ष, जिसको अपन कहते हैं मिंगर मार्गशीर्ष, उसकी कृष्ण पंचमी को, कृष्ण पंचमी यानी कि अंधेरे पग की जो पंचमी थी, कृष्ण पंचमी को ये जो है लगवाया गया था, लिखा गया था। और सबसे बड़ी बात, ये मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी जो है राणा कुंभा की क्या है, जन्म तिथि है। राणा कुंभा का जन्म दिवस भी कहा जाता है इसे, जन्म तिथि, राणा कुंभा की जन्म तिथि। तो ये लगवाई कब गई थी, 3 दिसंबर 1460 को विक्रमी संवत के अनुसार। 1517 मार्गशीर्ष का महीना था, कृष्ण पंचमी को लगवाई गई थी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे के बारे में बताएं। ऐसा अनुमान है कि ये 8 बड़े बड़े शिलाओं पर लिखा गया था, 8 बड़ी बड़ी शिलाओं पर ये लेख लिखा गया था। और किस में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में और लिखा गया था। ये संस्कृत भाषा का लेख है, संस्कृत भाषा का लेख है। और कहते हैं वर्तमान में इसकी सिर्फ 2 शिलाएं हमें प्राप्त होती हैं। वर्तमान में कितनी शिलाएं प्राप्त होती है, तो 2 शिलाएं प्राप्त होती हैं। अब चूंकि इन शिलाओं पर संस्कृत में लेख लिखे होते थे, तो एक तो हमें मिलता है 1 से लेकर के 28 तक, और दूसरा हमें मिलता है 162 से लेकर के 183 तक, 162 से लेकर 187 तक श्लोक। ये श्लोक नंबर है। तो 1 से लेकर 28 तक के सारे श्लोक, और एक मिलते हैं हमको 162 से लेकर 187 तक के श्लोक मिलते हैं इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के, जो अपने पास अभी वर्तमान में शेष है। इसको लिखा किसने था, तो 2 व्यक्ति थे, एक तो अत्रि भट्ट और दूसरे अपने महेश भट्ट। महेश भट्ट पूजा भट्ट वाले महेश भट्ट नहीं, अपने अलग महेश भट्ट। ये महेश भट्ट अलग हैं, और जो आप सोच रहे हो वो महेश भट्ट क्या है, अलग है। तो इन दोनों के प्रशस्तिकार कौन थे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन थे, अत्रि भट्ट, महेश भट्ट थे। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है। कितने शिलाओं पर लिखा हुआ है, तो अनुमानित है 8 शिलाओं पर लिखा गया होगा। वर्तमान में कितनी मिलती है, तो 2 शिलाएं मिलती है। उसमें जो है श्लोक कौन कौन से हैं, तो एक तो है 1 से लेकर 28 तक वाले श्लोक, और दूसरा है 162 से लेकर 187 तक वाले श्लोक, ठीक है। इसको लिखवाया कब गया था, तारीख क्या थी, तो तारीख 3 दिसंबर 1460, और अगर यूं देखा जाए विक्रमी संवत के अनुसार तो 1517 विक्रमी संवत था, मार्गशीर्ष का महीना था, कृष्ण पंचमी थी, और इसी के दिन राणा कुंभा का क्या आता है, जन्मदिन भी आता है। ये इसके बारे में सामान्य सी जानकारियां थी। अब मैंने कहा भाई शिलालेख की जो प्रशस्ति होती है वो राजाओं के बारे में जानकारियां देती है, राजाओं की प्रशंसा करती है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई इस शिलालेख के अंदर क्या क्या जानकारियां मिलती है हमें। मुझे अच्छे से याद है कि आरपीएससी ने एक बार एक सवाल पूछा हुआ है कि निम्न में से किस शिलालेख के अंदर कुंभा के द्वारा लिखित ग्रंथों की जानकारियां मिलती है, और उसका आंसर था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। उसका आंसर क्या था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति था। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो है कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की भी जानकारियां मिलती है, और भी खूब जानकारियां मिलती है। तो सबसे पहली जानकारी देखते हैं अपन क्या मिलती है भाई। तो सबसे पहली जानकारी इसके अंदर ये मिलती है कि इसमें राणा कुंभा से लेकर के राणा कुंभा से बप्पा रावल पहले हुए थे, बप्पा रावल राणा कुंभा से, या यूं कह लो बप्पा रावल से, आप इसको यूं कह सकते हो बप्पा रावल से, बप्पा रावल से लेकर के राणा कुंभा, बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक जो है राजाओं के बारे में जानकारियां मिलती है। ठीक है, बप्पा रावल से लेकर के राणा कुंभा तक जो राजा हुए थे उनके बारे में प्रमुख जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मिलती है। दूसरा हम कहते हैं इसके अंदर राणा कुंभा ने जितने भी युद्ध लड़े थे, जो उनके जो विजय अभियान थे, कौन से अभियान थे, विजय अभियान, उन अभियानों के बारे में भी जानकारियां मिलती है। कौन से अभियानों के बारे में, विजय अभियानों के बारे में जानकारियां मिलती है। तो विजय अभियान कौन कौन से, तो सबसे पहले तो एक अपने मिलता है नागौर, जरूरी नहीं है सबसे पहले हो, सीक्वेंस बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, नागौर, मंडोर, शपादलक्ष अभी वाला जो अपने सांबर वाला एरिया है उसको कहते हैं शपादलक्ष, नागौर, मंडोर, शपादलक्ष, जांगल देश, वसंतपुर, ठीक है। एक आपके आबू, खंडेला, नरेना जयपुर वाला आपके नराना। उसके बाद आपके गुजरात, मालवा,
इन सारे स्थानों पर जो है राणा कुंभा ने जो युद्ध लड़े थे, इन युद्धों के बारे में जानकारियां मिलती है। और इन सभी अभियानों के बारे में, यहाँ जो विजय अभियान थे, इन सभी विजय अभियानों की जानकारियां कहाँ से मिलती है? तो इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है। नागौर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर नागौर को जो है नागपुर और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नागपुर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से विजय अभियान की जानकारी मिलती है? नागौर, मंडोर, सपादलक्स, जांगल देश, वसंतपुर, आबू, खंडेला, नराणा कहाँ है आपके? जयपुर में, गुजरात और मालवा। ये सारी जानकारियां आपको इसके अंदर मिलती हैं, है ना। एक जानकारी और मिलती है इसी के अंदर के राणा कुंभा ने जो है मालवा प्लस गुजरात दोनों की संयुक्त सेना को हराया था, संयुक्त सेना को हराया था। मालवा प्लस गुजरात की जो संयुक्त सेना थी उसको युद्ध में हराया था राणा कुंभा ने। हम लोग पढ़ते हैं 1457 के अंदर, 1456 में एक चांपानेर की संधि होती है जिसमें गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ संधि करते हैं, समझौता करते हैं और कहते हैं कि भाई अपन जो है दोनों युद्ध करेंगे, दोनों मिलकर कुंभा पर अटैक कर देंगे और उसके बाद अटैक करने के बाद मेवाड़ जीत ही जाएंगे और आधा मेवाड़ तुम रख लेना, आधा मेवाड़ हम रख लेंगे। कुंभा ने जब कुंभा के खिलाफ उसके बाद में अगले वर्ष 1456 में ये संधि हुई थी, चांपानेर की संधि, और 1457 में बदनौर का युद्ध हुआ था और बदनौर के युद्ध में राणा कुंभा ने मालवा प्लस गुजरात के शासकों को दोनों को संयुक्त रूप से हराया था। भाई साहब शानदार तरीके से युद्ध लड़ा और दोनों को ही एक इधर अलग अलग तरीके से सल्टाया। ठीक है, तो मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था। ये जानकारी भी कहां से मिलती है? इस शिलालेख से मिलती है। इस शिलालेख का जो एक श्लोक है, श्लोक नंबर 179, श्लोक संख्या कितनी? 179। इस श्लोक में ये जानकारी मिलती है कि भाई राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को क्या किया था? हराया था। तो क्या क्या जानकारी मिली? बप्पारावल से लेकर राणा कुंभा तक की समस्त जानकारी मिलती है। राणा कुंभा के विजय अभियान जो कहाँ थे? नागौर, मंडोर, सपादलक्स, जांगल देश, वसंतपुर, आबू, खंडेला, नराणा, गुजरात, मालवा, ये जानकारियां मिलती है। उसके बाद मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया था, ये जानकारी भी मिलती है। और ये जानकारी कौन से श्लोक से मिलती है? श्लोक संख्या 179 से मिलती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि खींच ली होगी फोटो खींचने में एकदम एक्सपर्ट आप लोग। अब चूंकि मैंने कहा था कि भाई आरपीसी ने सवाल पूछा था कि निम्न में से ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें राणा कुंभा के द्वारा लिखित ग्रंथों की जानकारियां मिलती है, तो मैंने कहा था कि भाई इसके अंदर जो ग्रंथ है इसमें जो है राणा कुंभा के ग्रंथों की भी जानकारी मिलती है। तो देखते हैं कौन कौन से ग्रंथ थे। इसके अंदर एक जानकारी मिलती है राणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथों की। तो वो ग्रंथ कौन कौन से थे? राणा कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा था संगीत राज, बेहतरीन किताब, संगीत की दुनिया में एकदम सर्वश्रेष्ठ किताब। ठीक है, इस किताब को 5 भाग, जब भी मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ तो वो शानदार तरीके से याद करते हैं इसको हम। वे संगीत राज जो है राणा कुंभा ने लिखी थी और इसके क्या है? 5 भाग होते हैं, अपन पढ़ते हैं। नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, रस रतन कोश, ये सब तो 3 नाम तो मैंने बताए, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश। ठीक है, बाकी वाले जो 2-3 नाम बचे हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से नाम होंगे इसके 5 वाले भागों के। तो एक तो इस ग्रंथ की जानकारी मिलती है कि भाई कुंभा ने जो संगीत राज लिखे थे जिसके कितने भाग थे? 5 भाग। दूसरा, कुंभा ने जो है टीकाएं लिखी थी। क्या लिखी थी? टीकाएं। अब ये टीकाएं क्या होती है? तो एक तो टीका अपने जो मारवाड़ वाला जो एरिया है यहाँ पर लिया जाता है, जब शादी वादी होती है तब लड़के को जो बाट के में रख के पैसे दिए जाते हैं उसको कहते हैं टीका लेना। वो वाला टीका नहीं, ये टीका का यहाँ पर मतलब है समरी लिखना। किसी भी चीज़ की कोई बड़ी बुक होती है, उस बड़ी बुक का समरी लिखना या कमेंट्री लिखना छोटे से भाग में, उसको अपन कहते हैं टीका। जैसे अगर आप यूँ कहा जाए तो एक बड़ा चैप्टर होता है और उस चैप्टर के लास्ट में जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो अपन पढ़ते हैं किताबों के अंदर, एनसीईआरटी की बुक आती है उसमें पढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उस चैप्टर पर टीका है। उसी प्रकार किसी बड़ी बुक को छोटे से रूप में लिखना और उसका सारा सार लिख देना, वो क्या है? टीकाएं कहलाता है। तो कौन कौन सी टीकाएं लिखी थी? एक तो थे राइटर्स वे थे बाण भट्ट की एक पुस्तक थी चंडी शतक, इस पर राणा कुंभा ने टीका लिखी थी। एक हुए थे जयदेव की एक पुस्तक थी गीत गोविंद, इस पर भी राणा कुंभा ने टीका लिखी थी। और ये टीका तो वर्ल्ड फेमस है, आप नाम भी जानते होगे इसका, रसिक प्रिया। ठीक है,
तो ये जो है टीकाएं भी लिखी थी। साथ के साथ आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध। तो ये सारी जानकारियां मिलती है कहाँ से, कि भाई राणा कुंभा ने जो है ये सारी चीजें लिखी थी। तो ग्रंथ कौन कौन से लिखे थे राणा कुंभा ने इस शिलालेख के अनुसार? सो संगीत राज, जिसके 5 भाग हैं। टीकाएं लिखी थी, एक तो बाण भट्ट की चंडी शतक पर टीका लिखी थी, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी थी जिसका नाम क्या था, रसिक प्रिया, और एक सुधा प्रबंध नामक किताब और लिखी थी। ठीक है, तो ये किताबें थी। एक फोटो इसकी भी खींच लो। चलिए अब देखते हैं आगे अपन। अब कुंभा ने इस शिलालेख में एक जानकारी और मिलती है कि कुंभा ने 4 नाटक और लिखे थे। कुंभा ने जो है 4 नाटक और लिखे थे। तो देख लो भाई साहब, प्रशस्ति बता रही है कि पहले तो आपने युद्ध लिखे वो देखे, अब उसके ग्रंथ जो साहित्यिक कला है वो देख ली अपन ने। अब देखो 4 नाटक कौन कौन से लिखे थे। तो 4 नाटक, सबसे पहला एक तो उन्होंने लिखा था मुरारी संगति, मुरारी संगति। उसके बाद लिखा था रस नंदिनी, रस नंदिनी। एक लिखा था नंदिनी वृत्ति, नंदिनी वृत्ति। और एक लिखा था आपने अतुल्य चातुरी, अतुल्य चातुरी, चातुरी। राणा कुंभा ने ये 4 नाटक लिखे थे, जो कौन कौन से, मुरारी संगति, रस नंदिनी, नंदिनी वृत्ति, अतुल्य चातुरी। यूं भी नहीं भाई साहब, देखो बड़ी बात तो ये कि ये नाटक उन्होंने लिखा कन्नड़ भाषा के अंदर, उन्होंने ये लिखा कन्नड़ भाषा के अंदर, ये लिखा था मेवाड़ी भाषा में, मेवाड़ी में, ये लिखा था मराठी में, और ये लिखा था संस्कृत में, संस्कृत में। मैं मतलब यूं पर्सनली कहूं तो राणा कुंभा का बहुत बड़ा फैन हूं, डाई हार्ट फैन। मतलब एक आदमी और इतने सारे काम, और हर काम में परफेक्शन, निपुणता। उस जमाने में मेवाड़ में रहते तो चलो भाई आपको मेवाड़ी तो आती है, लेकिन कन्नड़ सीखना, मराठी सीखना बहुत बड़ी बात होती थी अपने आप, और उनमें रचनाएं भी करना, ये एक अलग ही लेवल होता है किसी भी राजा की महानता का। तो राणा कुंभा की महानताओं का उल्लेख जो है इसके अंदर आपको धाप के मिलता है, भर भर के मिलता है। तो ये राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए 4 नाटक और थे। इसकी भी आप फोटो खींच लीजिए। ठीक है, अब देखो लास्ट 2 बातें और देख लेते हैं कि इसके अंदर और 2 क्या जानकारियां मिलती हैं। तो एक इसमें जानकारी मिलती है कि राणा कुंभा ने जो निर्माण कार्य करवाए थे स्थापत्य कला के अंदर, जो दुर्ग वगैरह बनवाए थे, उनकी तिथियां और मिलती है अपन को। उनकी क्या मिलती है, तिथि मिलती है। तो तिथि किस किस की मिलती है? तो एक तो साहब कीर्ति स्तंभ की मिलती है, कीर्ति स्तंभ की मिलती है, एक कुंभलगढ़ की मिलती है, और एक अचलगढ़ की मिलती है। कीर्ति स्तंभ कहते हैं कि भाई साहब 1448 में बनवा दिया था इन्होंने, कुंभलगढ़ 1458 में बनवाया था, और अचलगढ़ ये शिलालेख तो कहता है कि भाई साहब अचलगढ़ का पुनः निर्माण कुंभा ने 1442 में करवाया था। लेकिन हम अलग कोई दूसरे रिसोर्सेज के थ्रू तुलना करने के बाद हम यूं पढ़ते हैं कि 1452 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये प्रशस्ति क्या कहती है कि 1442 में अचलगढ़ का कुंभा ने क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये एक तिथियां और मिलती है इससे। ठीक है, इसकी भी आप फोटो ले लीजिए। अब लास्ट बात एक कि इस शिलालेख से राणा कुंभा, एक आदमी जो इतने सारे काम करे, तो उस शासक को, उस महान शासक को उपाधियां भी दी जानी चाहिए। तो कहते हैं इससे राणा कुंभा की 2-4 उपाधियां भी मिलती हैं। तो उपाधियां कौन कौन सी हैं, उस उपाधियों को शिलालेख में विरुद्ध लिखा गया। विरुद्ध मतलब उपाधि ही होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी उपाधि मिलती हैं? कहते हैं तो वो राजगुरु, राजगुरु उन्होंने सिखाया होगा भी दूसरे वाले आसपास के राजाओं को कि राज कैसे किया जाता है, तो राजगुरु की उपाधि मिलती है। एक दान खूब दिया था तो दान गुरु भी, दान गुरु। एक शैल गुरु, शैल गुरु, पहाड़ों की वजह से शैल गुरु। और दूसरा अभिनव भरताचार्य, अभिनव भरताचार्य। अपने भरत मुनि रहे थे, उन्होंने एक जो है नाट्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था। कहते हैं उस ग्रंथ के बाद में वापस कोई महान किताबें या महान ग्रंथ किसी ने लिखी थी तो कुंभा ने खुद ने लिखी थी, इसलिए उन्हें जो है दूसरा भरत कहा जाता है, अभिनव भरताचार्य कहा जाता है। तो ये थी आपके कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जिसमें राणा कुंभा से संबंधित खूब सारी सी बातें मिलती हैं हम लोगों को, खूब सारा ज्ञान मिलता है और खूब सारी सी चीज़ों की और प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप सबको ही। ठीक है,
और बाकी सारी चीज़ें अगले वीडियो में और पढ़ेंगे अपन लोग। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घरों के अंदर ही रहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। बाहर ना निकलो तो ठीक है, घर में रहो, सुखी रहो, आनंद में रहो। धन्यवाद।